अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली रहमान अंसारी और आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स बार ऑन एबीसी न्यूज। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। सबसे पहले तो माजरत हमारी तरफ से, हम एक हफ्ता गायब थे। अपना एशिया कप खत्म हो गया था, हमने कहा थोड़ी सी हम भी ब्रेक लें। काफी लंबा हमने एक टेन्योर चलाया था अपना एशिया कप का रिकॉर्डिंग का। और आज मेरे साथ एक नए चेहरे मौजूद हैं, मिस्टर तला साकिब। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे तला को। तला, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। और कैसा है, सब कुछ सही चल रहा है तला? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तला मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आ चुकी है टूर के ऊपर। ओडीआईज और T20s का एक टूर है उनका, उसके ऊपर आज बात करेंगे। और बहुत ही टीम थोड़ा ज्यादा चेंजेस तो नहीं है हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर, लेकिन फिर भी दो तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने नया ऐड किया, उनके ऊपर बात करेंगे। तीन चार और नए नए अच्छे सिनेरियोज ऐसे ऐसे सामने आए हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे और हमारा बड़ा अब मूड हो गया उसके ऊपर बात करने का। तो अब चलते हैं आगे, शो को स्टार्ट करते हैं। तला, सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर आते हैं। पाकिस्तानी टीम जो इस दफा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है इस टूर के लिए स्पेसिफिकली, उसके अंदर सिर्फ दो नाम इन्होंने नए शामिल किए। एक अबरार अहमद है और दूसरे कौन थे आप बता रहे थे उनका नाम? आमिर जमाल। आमिर जमाल। तो क्या समझते हैं कि अबरार अहमद को इन्होंने बॉलर ऐड किया है, आमिर जमाल को इन्होंने ऑलराउंडर ऐड किया है, कितने चांसेस हैं कि इनको खिलाया जाए? जबकि इनके पास हैदर अली भी इस दफा इन्होंने स्क्वाड में डाले हुए हैं, उस्मान कादिर भी इन्होंने स्क्वाड में डाले हुए हैं। यहाँ पे अली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। सेकेंडली बात ये है कि जो इशू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो इंजरीज का इशू है। रिजवान को इंजरी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान का जो स्क्वाड था इंग्लैंड के लिए, उसमें इन्होंने सात कह रहा हूँ, जो इनका विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद हारिस, उसको इन्होंने टीम में इंडक्ट किया, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर इंडक्शन मिलती है कि मोहम्मद रिजवान हो सकता है कि एक या दो मैचेस ना खेले, मोस्ट प्रॉब्ली कराची लेके ना खेले। सेकेंडली, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है इस बारे में कि ये जो सरप्राइजिंग इंक्लूजन्स हैं पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर, ये इसलिए हुई हैं क्योंकि एक तो ये कि ये फ्यूचर की तरफ एक देखना चाहते हैं कि, और पाकिस्तान इस वक्त भी अनसर्टन है अपनी पोजीशन को लेते हुए कि हम किन बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, किन बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आप चाहते हैं जो ये आपका आमिर जमाल जिनको आपने सेलेक्ट किया नेशनल T20 के अंदर, ये सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए एक अपकमिंग ऑलराउंडर है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम का कंपोनेंट मटेरियल है जिसको आप लेके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। बट पाकिस्तान मैनेजमेंट की मुझे यही लगती है बात कि वो इनको ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहते हैं, बट ये किसी तरह परफॉर्म कर लें। तो अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि इनके स्क्वाड में आने की कोई और वजह थी। इंजरीज को सस्टेन करने के लिए इन्होंने इन दो प्लेयर्स को ऐड किया, जिसकी वजह से आप उनको अप द ऑर्डर या डाउन द ऑर्डर खिला सकते हैं। सर, वही बात फिर से आ गई, सिर्फ दो प्लेयर्स। इंग्लैंड की सीरीज आ गई, आपके पास ट्राई सीरीज आ रही है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ, आपके पास T20, आपका एशिया कप गुजर गया। सर, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रही, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप उसको एक ही तरह से चलाए जा रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंटेशन आपके पास होम के ऊपर इतना अच्छा मौका था कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते थे। चले आप इंटरनेशनल नहीं जाना चाहते, होम पे तो आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें भी जो है आपने सिर्फ दो प्लेयर्स ऐड किए, एक मोहम्मद हारिस को ऐड किया, तीन प्लेयर्स हो गए टोटल में। तो उसकी क्या वजह नजर आती है, जबकि अभी नेशनल T20 चल रहा है, हर सूबे की टीम आपके पास है, इतने प्लेयर्स हैं आपके पास, मतलब हर सूबे की टीम का हिसाब लगा लें कितने प्लेयर्स बनते हैं आपके पास, मतलब सिर्फ आपके पास तीन प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जिनको आप इतना वर्दी समझते हैं कि आप उनको टीम में और होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट करा सकें, खाली एक्सपेरिमेंट कर सकें उनके साथ। ये मैं इसका जवाब इसी तरह दूंगा कि ये बेसिकली आपकी सिस्टम का मसला है। आप टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं इस सिस्टम को इतना लाइक नहीं करता। इट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तानी फैंस का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। आप 6 टीमों के साथ वो टैलेंट नहीं निकाल सकते पाकिस्तान के अंदर से जो कि डिपार्टमेंट से खेलने के लिए आता था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपके पास जब आप डिपार्टमेंट वाइज खेलते थे तो आपको ना सिर्फ एक मिस्ट्री स्पिनर मिल जाता था, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी आपके सामने निकल कर आ जाता था। अब मसला ये है कि एक तो ये कि प्लेयर्स का पूल इन्होंने कंजेस्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से कि आपको लगेगा कि जिस तरह आपकी वर्ल्ड कप की टीम बनी है, हमारा इशू ये है कि हम इसको कह रहे हैं कि ये ठीक टीम नहीं है, मतलब जो पब्लिक रिव्यू बेसिकली आया है स्क्वाड के निकलने के बाद। बट मेरा सवाल पब्लिक से यही है कि अगर ये स्क्वाड सेलेक्ट ना होता
तो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको ये वापस लेकर आ सकते थे? मैं बाबर आजम की वो जो उन्होंने नीदरलैंड जाने से पहले एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं चाहे पुरानों को लेकर आऊँ चाहे नए को लेकर आऊँ, बात तो वही है कि आप किसी ना किसी चीज़ पे इशू ज़रूर निकालेंगे। तो पाकिस्तानी जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है, ठीक है, रमीज़ राजा साहब ने अभी काम करना शुरू किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो प्लेयर्स ऑफ पूल नहीं है जो आपकी वर्ल्ड क्रिकेट की इस टाइम पे मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। तो इसी वजह से आपके सामने वो प्लेयर्स निकल कर नहीं आ पाते, या आप उनके ऊपर प्रेशर इतना डाल देते हैं कि फ़ौरन ही उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डाल देते हैं। जिस तरह आसिम खान थे, उनको आपने इंग्लैंड के खिलाफ डाल दिया, वो एक्सपोज हो गए, उसके बाद वो टीम में नज़र नहीं आए। सिंपल सी बात है। ये हैदर अली को एक आपने T20 खिलाया, उन्होंने 50 रन किए थे, 50 ऑड रन इंग्लैंड के अंदर, बट उसके बाद आपने उनको मौका नहीं दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने मौका दिया। तो ये जब आप इस तरह की सिलेक्शन कॉल्स लेते हैं, जब आप एक टीम सेलेक्ट करते हैं, आपके साथ रिजर्व्स पे लोग बैठे होते हैं, आपको चाहिए कि जिस तरह आप वेस्ट इंडीज़ का टूर था या आप नीदरलैंड्स गए थे, तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करते, ना सिर्फ कि आप अपनी ऑल आउट जाते कि जी बाबर भी जाएंगे, रिजवान भी जाएंगे। बाबर बेशक खेलें, वो टीम के कैप्टन हैं, उनका बनता भी है कि जब तक वो टीम के लिए अच्छा सोचते हैं, वो बेसिकली उनका फील्ड पे होना लाजमी है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन कॉल्स टीम मैनेजमेंट की, और मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट से ये गलती हुई है कि उन्होंने प्लेयर्स को उसी तरह चेक नहीं किया। और जो आपका सवाल था वो यही है, ऐसी वजह से है कि ये टीम मैनेजमेंट की कॉल्स हैं। और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो बेसिकली एनालिस्ट बैठे हैं, उनका भी ये है कि जब वो टीम बनाने जाते हैं, मेरा इशारा चीफ सिलेक्टर की तरफ है, जो वो कहते हैं जी डेटा ड्रिवन हमारी टीम होती है। तो जब आप डेटा ड्रिवन रखते हैं, तो आपके पास डोमेस्टिक के अंदर वो प्लेयर्स ही नहीं है जो आपकी पाकिस्तान टीम में जो उनको चैलेंज कर सकें एक तरह से, क्योंकि वो ऑल आउट परफॉर्मर रह चुके हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इतनी सी। सर, इसी बात पे आपने चीफ सिलेक्टर का जिक्र कर ही दिया, तो मुझे एक और बात बड़ी याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले ही मोहम्मद आमिर साहब ने जब हमारा अपने लाइनअप और जो सारा था वो रिवील किया, तो उस टाइम पे मोहम्मद आमिर की एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल सी ट्वीट आई, जिसके ऊपर लोगों ने भी बड़ा उनको बैश भी किया। बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि हाँ भाई ये सही भी कह रहे हैं। तो उनका मेरे ख्याल में ट्वीट साथ चल भी रहा होगा, आपको नजर भी आ रहा होगा। मैं फिर भी ज़बानी कलामी बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जी चीफ सिलेक्टर विद हिज चीफ सिलेक्शंस। तो इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू गिव, लेकिन फिर भी वो बात अगर ऐसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई हकीकत है, कोई ऐसी बात है जो इसमें मैं दो तरीके से बात करूंगा अली। सिंपल सी बात है कि ये शोएब मलिक वाला इंसिडेंट जो हुआ, जो ट्वीट आई उनकी तरफ से कि पाकिस्तान टीम के अंदर दोस्ती यारी, और ये हैशटैग चल रहा है ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा। मैं मोहम्मद आमिर के ऊपर आता हूँ। मैं शोएब मलिक से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये करने से उनको क्या मिल गया? उनकी तो जो स्क्वाड में जगह थी, वो भी अगर वो बन सकती थी, वो भी नहीं बना पाए। सेकेंडली मैं मोहम्मद आमिर पे आता हूँ। मोहम्मद आमिर का टाइम उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ख़त्म हो गया था 2010 में, जब उन्होंने वो हरकत की थी नो बॉल में। ठीक है, मेरा नहीं मानना कि वो उस हादसे के बाद, हादसा ही है मेरे लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए मेंटली। वो एज अ बॉलर मुझे कभी उन्होंने उस तरह का, मतलब एक जो उनका एक एक्स फैक्टर होता था, सिवाय उस चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के, अगर मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे दैट फ्रॉम आमिर, और वो ही हमारे मैच विनर थे उस मैच के में, बट मैं अगर उससे हट के बात करूं, तो मोहम्मद आमिर ने हमारे लिए किया क्या है पाकिस्तान के लिए अपनी नो बॉल इंसिडेंट के बाद, वापस आने के बाद? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी क्रिकेट देखते हैं, आई एम श्योर आप उस तरह से फॉर्म उनकी नहीं आप फैक्ट्स एंड फिगर्स रख सकते हैं मेरे आगे भी कि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। उन्होंने पाकिस्तान को हर पॉइंट के ऊपर लॉस दिखाए हैं। क्यों जी? आपको मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, क्यों नहीं खेलनी आपने टेस्ट क्रिकेट? आप 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, लेट्स सपोज जब उन्होंने छोड़ी थी, तो आप कोच को जाके कह रहे हैं, जब उस टाइम में मेरा ख्याल है मिसबाह उल हक साहब थे, मिसबाह उल हक नहीं थे, मिकी आते थे, आपने उनको कहा था कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। तो जब आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, तो आपने फिर आप एक मैनेजमेंट से ये किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको फुल ऑन मौके पे मौके दिए जाएंगे? ये मोहम्मद आमिर को ये बात समझने की बहुत, और मेरे नज़र में ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके कैंप की गलती है, जो उनकी सोशल मीडिया कैंपेनिंग और ये सब कुछ करते हैं। उनको ये बात समझ नहीं आती कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस सारे
फियास्को के अंदर, ना सिर्फ उनकी इमेज डाउन हुई और वो खामखा के बेतुके पंगे लेते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ये पंगा ले लिया मोहम्मद वसीम साहब के साथ, रिसेंटली उन्होंने सहवाग के साथ भी पंगा लिया था, हरभजन सिंह के साथ भी गौतम गंभीर के साथ वो पंगा ले चुके हैं। तो ये उनको चीज़ शोभा नहीं देती। अब तो मेरी एक ही सजेशन रहेगी मोहम्मद आमिर साहब को कि आप रिटायर्ड हैं, आप लीग्स खेलें, जो आप कहते हैं जी मैं लीग्स खेलता हूँ और वहाँ पे मेरा ट्रू पोटेंशियल नज़र आता है, तो आप दिखाएं दुनिया को अपना ट्रू पोटेंशियल। बट पाकिस्तान के लिए आपकी सर्विसेज का एहतमाम हो चुका है सर, और सिंपल सी बात है, यू विल नेवर प्ले अगेन फॉर पाकिस्तान। जैसे आपने अभी बात की पंगे लेने की, अब बिला वजह के पंगे लेते रहते हैं, क्या वो उसमें वजह ये भी हो सकती है कि लाइमलाइट में रहने के लिए कि वो अब एक होता है, अक्सर होता है कि भाई एक लाइमलाइट मिलती रहनी चाहिए, थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल बंदा रहता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर नजरें रहती हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से ही उनको ये लग रहा हो कि शायद टीम में वापस एंट्री हो जाए मेरी। अली, टू बी रियली फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मुझे उनका टीम में आना वापस लग नहीं रहा, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बेहतरीन किस्म का पेस अटैक है, और ना सिर्फ इस वक्त है, आप फ्यूचर डाउन द लाइन देखेंगे तो आपके पास ए टीम 4-5 साल तक, एग्जैक्टली सर, 4-5 साल भी नहीं सर, ये अगले पाकिस्तान इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स, ठीक है। तो मोहम्मद आमिर मेरा ख्याल है बहुत जल्द एक मेमोरी बन जाएंगे। उनको इस चीज़ का बेसिकली डर है कि उनसे वो गलती हुई है जिसके लिए वो अब खमियाजा भुगत रहे हैं, बट वो गलती उस पॉइंट पे हुई है जहाँ से वो कमिंग बैक, जब हम कहते हैं ना, वो एक बहुत मुश्किल है उनके लिए वापस आना। तो ये पंगेबाजी वो करते रहे, उनको उनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ भी आ जाएंगे, और जिस तरह वो कामरान अकमल के उन्होंने शो पे कहा था कि जब तक मिसबा और वकार रहेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, तो मिसबा और वकार चले गए, आपने उसके बाद भी अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट से आपने नहीं किया। आपको बेसिकली आपको स्टार से प्रॉब्लम है टीम के अंदर। अब बाबर आजम आपसे बड़ा स्टार है, तो इसमें उनकी थोड़ी ना गलती है बाबर आजम की, इसमें आपकी माइंड की गलती है। और वो उन्होंने कभी अली परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान के लिए दिल से। उसके बाद मेरी नज़र में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में एक और परफॉर्मेंस के ऊपर आप एक पूरी ज़िंदगी के इंसान को कह सकते हैं कि इसने हमें मैच जीता है। ये बहुत मुश्किल काम है ये, और हम एज अ क्रिकेट फैन कम्युनिटी हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके ऊपर एक स्टैंड लें, और मोहम्मद आमिर का ये फियास्को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे ही बात है। चलते हैं, अब मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर के ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली है, जिसका मेरे ख्याल में कोई फ्यूचर में भी कॉन्टेक्स्ट इतना नहीं फ़ायदा नहीं है बात करने का, ना पहले था ना अब है। चलते हैं T20 स्क्वाड्स की तरफ जो इंग्लैंड टूर के लिए हमारे हैं। पहले सबसे पहले पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करेंगे, तो हमारे पास इस वक्त 3 नए प्लेयर्स हैं, मोहम्मद हारिस, अब आमिर जमाल, अबरार अहमद। उसके अलावा बाकी हमारे पास तकरीबन सेम स्क्वाड है, विद बाबर आजम, हमारे पास शादाब खान है, हैदर अली, आसिफ अली, हारिस रऊ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस। उसके बाद हमारे पास मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, रिजवान, वसीम जूनियर की भी इसके अंदर शमूलियत हमें नज़र आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा एक हमारे लिए एडिशन हो जाएगा इस दफ़ा। पिछले साल हमने टूर्नामेंट में बड़ा उनको मिस किया। फिर हमारे पास नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, दहानी है, शान मसूद एंड शान मसूद। सर मेरे जहन से कसम से नाम निकल गया, और मैं शान मसूद का अच्छा हुआ मैंने दोबारा रिवाइंड कर ली, शान मसूद और फिर उस्मान कादिर। शान मसूद के ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल बना हुआ था पाकिस्तानी, मेरे ख्याल है अवाम की बात पीसीबी ने इस दफ़ा सुनी है, मेरे ख्याल में सिलेक्शन में अवाम पीछे पड़ी हुई थी। शान मसूद, शान मसूद, शान मसूद, इस बंदे को मौका मिलना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि शान मसूद की जगह बनती थी स्क्वाड में? Even I wanted शान मसूद in the squad. सारे मैं खुद जो है वोट कर रहा था शान मसूद के लिए। is one of those batsmen जो conventional है basically, solid टेक्निक है। पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर के अंदर उसकी सख्त ज़रूरत थी ऐसे बैट्समैन की जो अगर आपके ऊपर से विकेट्स भी ले सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान का मॉडल ही है कि आप 3 एंकर्स के साथ उतरते हैं, तो प्लान ए प्लान बी फेल हो जाए तो आपके पास प्लान सी भी होता है। तो शान मसूद मेरे लिए प्लान सी है टीम के लिए। और शान मसूद का ये है कि वो एक स्टेबिलिटी देते हैं मोस्ट ऑफ ऑल, और बड़े काम एंड कूल पर्सनैलिटी हैं, और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं उनकी बैटिंग में वो नज़र भी आता है। और मुल्तान सुल्तान ने उनको जब वो प्रमोशन दी थी, डाउन दी ऑर्डर भी खेले हैं वो उनकी तरफ से, और अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के लिए खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो शान ने अपने आप को प्रूव किए, एंड आई एम वेरी हैप्पी के पाकिस्तान मैनेजमेंट और टीम ने उनको कंसिडर किया, विच कैन बी अ वेरी वेरी कहते हैं ना उसको हेल्पफुल साइन, कि एक हेल्प मिल गई कि
वो जो उन्होंने एक और बैट्समैन को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, बट दूसरे बैट्समैन को सिलेक्ट कर लिया, तो कम से कम उन्होंने एक आवाम को एक जगह से तो खुश किया उन्होंने। सही है, कुछ ना कुछ आवाम खुश हुई है। सर शान मसूद के बाद मेरे ख्याल में आप से बात करता हूँ, पहले मैं अपनी एक बताता हूँ आपको लाइनअप जो मैं इस वक्त Sure, होप sure. कर रहा हूँ कि बने, फिर आप अपना इसके ऊपर तबसरा Sure. थोड़ा सा दीजिएगा। आई थिंक कि बाबर आजम शुड कम वन डाउन। जिस तरह से हमने अब T20 देखा है, बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो थोड़ी सी एक्सपोज हो गई है। पिछला हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, उसके अंदर बहुत ही इम्प्रेसिव उन दोनों की पार्टनरशिप थी पूरे टूर्नामेंट के अंदर। एशिया कप के अंदर वही पार्टनरशिप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई हुई थी इस दफ़ा। हो सकता है वो आपने जैसे जिक्र किया पहले कि नीदरलैंड्स के जो टूर अभी करके आए तो उसके बाद शायद इस तरह से थोड़ा सा हो गया, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम शुड कम वन डाउन एंड उसकी जगह जो है हमारे पास शान मसूद को देनी चाहिए। शान मसूद, रिजवान, देन बाबर आजम। बाबर आजम के साथ आप हैदर अली को रख सकते हैं, और हैदर अली के बाद आपके पास आ जाते हैं शादाब। शादाब के बाद आप ले आए आसिफ अली, आसिफ अली के बाद आप रिजवान या नवाज और शादाब को आप स्विच भी करवा सकते हैं मेरे ख्याल में आगे पीछे, क्योंकि नवाज हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ कि ही इज़ ऑल्सो हिटर। वन डाउन अभी पिछले 2 डाउन आए थे T20 के अंदर, एशिया कप के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने प्रूव किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वसीम जूनियर, नसीम शाह, दहानी, हमारे पास जो है मोहम्मद हसनैन। वो तो फिर 4 हमारे पास बॉलर्स आ जाते हैं, सही है। उनको आप शफल कर सकते हैं, हारिस रऊफ हैं, आप उनके आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्क्वाड मेरे ख्याल में तो इस दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जा सकता है, और इस स्क्वाड की कामयाबी से ही हमें पता चलेगा कि हम अगले वर्ल्ड कप के अंदर क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सर क्या कहते हैं? मेरा जो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, मेरी टीम आपसे थोड़ी सी अलग रहेगी, बट मैं अपनी टीम को थोड़ा सा इसलिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर फिलहाल मैं इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी टीम नहीं खड़ी कर रहा, उस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैं ये देख रहा था कि जब अभी उस तरह की पिचेस नहीं रही जिस तरह की हम एक वक्त में देखते थे कि बॉल ऊपर से जा रहा है और बैट्समैन को मुश्किल हो रही है खेलने में। अभी नॉर्मल पिचेस बनेंगी जो कि T20 क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में खेलना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, बट जब जो पहले के 6 ओवर्स हैं आपके लिए, जो पावर प्ले के 6 ओवर्स होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मेरी नज़र में बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे, और करना भी चाहिए। बाबर का भी मैं आप को एक बात बता दूं, बाबर नीदरलैंड से आए थे तो उनको ये मुश्किल हो रही थी कि पुल और कट पे कि वो जो शॉट खेल रहे थे वो नॉर्मली पुल पे ही आउट हुए। जो पहला मैच था इंडिया के खिलाफ वो पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो हार्दिक पांड्या का बॉल ही ऐसा पड़ गया कि वो उसके बाद वो थोड़े से डिजी लगे। वो नहीं ऐसे लग रहा था कि बाबर नहीं खेल रहे बट कोई और ही खेल रहे। बट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बॉल जो है वो बैट पे आता है, बहुत नाइसली आता है, और बाबर एक कन्वेंशनल एक अच्छा बॉल को स्ट्राइक करते हैं। तो मेरी नज़र में बाबर आजम विल बी दी ओपनर फॉर यू। मोहम्मद रिजवान के ऊपर मेरी रिजर्वेशंस हैं, बट आई विल स्टिल गो विद हिम बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड ऑब्वियसली नंबर 1 रैंक्ड बैट्समैन है इस वक्त। तो आई वुड कीप रिजवान एज द सेकंड ओपनर। मेरी नज़र में हैदर अली वुड बी दी वन डाउन, उसके बाद शान मसूद, उसके बाद आपके आ जाते हैं शादाब खान, और शादाब खान के बाद आसिफ, आसिफ के बाद नवाज हैं, नवाज के बाद फिर मैं रखूंगा अपने 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस कुड बी वेरी वेरी लीथल। अगर आप देखें कि कमेंटेटर्स पाकिस्तान के हवाले से एशिया कप के अंदर बात कर रहे थे। नाजरीन एशिया के ऊपर वापस बात करेंगे, वापस आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन टू द शो। बात कर रहे थे हम अपने बॉलर्स के बारे में। हम स्क्वाड हमने देखा बॉलर्स का, इस दफा बड़े ही बेहतरीन से स्क्वाड लग रहा है, और हमारे पास जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी भी इज बैक इन द गेम। तो क्या समझते हैं कि इन बॉलर्स के साथ क्या आपको लगता है कि कितना इफेक्टिव हो जाएगा ये बॉलिंग लाइनअप हमारा इस इंग्लैंड के टूर के लिए,
और इससे क्या हमें सीखने को मिलेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए? अली हमारे पास इस वक्त फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं वर्ल्ड लेवल पे भी। और जिस तरह एशिया कप के अंदर कमेंटेटर्स ने ये बात की थी कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बंच ऑफ फास्ट बॉलर्स ग्रुप है, और ये पाकिस्तान की खुशाइन बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और 140 प्लस के हमारे पास 4 बॉलर्स हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा, जिस तरह मैंने एक स्क्वाड भी आपको बताया था जब स्क्वाड की बात हो रही थी, तो मैंने अपने स्क्वाड के अंदर स्टार्टिंग में 4 बॉलर्स खिलाए थे जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे। तो ये किसी भी टीम के लिए एक लग्जरी है, और बाबर आजम अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वी कैन डू वंडर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सही बात है, और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर हो सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है पाकिस्तान टीम स्क्वाड, हमने डिस्कस कर लिया। हमारे पास अब आ जाते हैं इंग्लैंड की टीम के स्क्वाड। इंग्लैंड के अंदर अगर हम देखें, जॉस बटलर स्टार्ट कर रहे हैं विद मोइन अली, हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, टॉम रिचर्ड ग्लीसन, टॉम हेल्म, विल जैक्स। उसके बाद हमारे पास डेविड मिलान है, बहुत ही एक इसके बाद हमारे पास बेहतरीन किस्म के बॉलर है आदिल राशिद। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिल सॉल्ट, ऑली स्टोन, रीस टॉपली, डेविड विली, क्रिस वोक्स, लूक वुड और मार्क वुड। तो इस टीम के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप किस तरह परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है कि जॉस बटलर पाकिस्तान आए हैं। जॉनी ब्रेस्टो भी कोई बुरे प्लेयर नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुके हैं। विकेट कीपिंग वो करेंगे इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जॉश बटलर इज़ द प्रीमियम विकेट कीपर, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि वो फिट नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी जो इंक्लूजन होगी स्क्वाड के अंदर वो शक शुबात के ऊपर ही है अभी फिलहाल। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मेरा ख्याल है जॉनी ब्रेस्टो ही स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कप्तानी भी कर रहे हों इंग्लैंड की टीम की। जहाँ तक बात है, लियम डॉसन टीम में आए हैं, और मेरा ख्याल है एलेक्स हेल्स जो है वो रेस्ट के ऊपर हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड T20 के स्क्वाड के अंदर हैं और लियम डॉसन रिजर्व्स के अंदर हैं। तो मेरा ख्याल है एलेक्स हेल्स को उन्होंने मेरा ख्याल है रेस्ट दी है। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ख़तरा है इस पूरी बैटिंग लाइनअप के अंदर, वो है डेविड मिलान, जो इस वक्त मतलब बाबर और रिजवान के बाद वही एक ऐसे बैट्समैन है जो कि जिनका T20 में रिकॉर्ड अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और इंग्लैंड के पास भी पावर एक्सप्लोसिव बैटिंग है। और लियम लिविंगस्टन हमारे मतलब कोई दो राय तो में है नहीं, जिस तरह के वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं, पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते हैं PSL के अंदर भी। डेविड मिलान भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं पेशावर ज़ल्मी को, तो उनको भी इन कंडीशंस के बारे में बेसिकली पता है कि उन्होंने किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है। बट इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, बट आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक द विन इन दिस सीरीज। ऐसा ही है, तो होम ग्राउंड का इतना तो एडवांटेज होना चाहिए हमें। लेकिन एक चीज़ और मेरे ख्याल में प्ले में आने वाली है इस एशिया कप के अंदर। हमने एक चीज़ नोट की, हमारे बैटर्स जो थे, बैटिंग लाइनअप सारा स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, स्पिनर्स के अगेंस्ट। और इंग्लैंड के पास इस वक्त आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स जो है वो मौजूद हैं, और बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं जो कि पाकिस्तानी लाइनअप को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकते हैं। देखिए अली, इस वक्त इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ही वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वो है आदिल रशीद। ठीक है, वो लेग स्पिनर है बेसिकली, और पाकिस्तानी भी हैं एक तरह से। और पाकिस्तान उनको किस तरह टैकल करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। और सिमिलरली जहाँ तक आपने बात की स्ट्रगल्स की, स्ट्रगल हमारी ऑन द फील्ड नहीं होगी बल्कि ऑफ द फील्ड भी होगी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं ये पढ़ रहा था कि टिकट्स जो हैं नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के वो नहीं बिक रहे, बेसिकली संडे के लिए बिके हैं, और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा बेसिकली। अब जब क्राउड पुल नहीं कर पा रहे तो ये मतलब सीरीज़ फिर आप कराने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप क्रिकेट ही वापस इसलिए लेकर आए ताकि आपकी क्रिकेट ग्रो कर सके। तो कराची के अंदर मैचेस रखवाना, क्योंकि आप पास में भी देख चुके हैं कि कराची की आवाम जो है वो नहीं आती मैचेस देखने के लिए। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आती, ये उनकी अपनी पर्सनल, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं आजकल, बड़े बिजनेसमैन। एग्जैक्टली। और T20 का मैच मेरा ख्याल है 4 घंटे का मैच होता है, तो इतना ज़्यादा तो होता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 5 घंटे कर लें। तो ये तो मतलब एक बहुत बुरी बात है शायकीन की तरफ से भी
तो ऐसा ही ये है। थोड़ा सा पाकिस्तान फैंस को अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो मेरी तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टिकट्स लें और इस सीरीज़ का जितना भी लुत्फ उठा सकें तो स्टेडियम में जाके उठाएं। सर टीम बहुत हर्ट होती है, खाली शायकीन के लिए तो एक है, लेकिन टीम जो खेल रही होती हैं और एज अ पाकिस्तानी टीम, एज अ नेशनल टीम बड़े हर्ट होते हैं लोग देखकर, अपने टीम मेंबर जो टीम Exactly. प्लेयर्स होते हैं कि अपनी ही जो अवाम है वो आपको सपोर्ट नहीं करती। ऐसी ही बात जब आपके अपने वापस क्रिकेट आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और फिर आप उसको इतने सपोर्ट ना दें तो मेरे ख्याल में अगले जो टीम आई भी होती है बाहर से उनके लिए भी एक ये बुरी गलत अलामत होती मैसेज है। बेसिकली, ऐसा ही गलत है। मैसेज आप, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं था। मेरी आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, जो पीसीबी है बेसिकली, उसको चाहिए था कि ये रावलपिंडी में मैचेस रखवा देता, क्योंकि सही है। रावल में पिंडी की आवाम पहुंच जाती है पूरे Exactly. पूरे मैचेस, टेस्ट या- मैच के लिए भी फुल या कर पूरे देते के हैं। पूरे जो 7 के 7 थे T20 आप लाहौर में रखवाते थे। एंड आई एम कम्प्लीटली श्योर कि लाहौर की जो आवाम है वो आपको ऐसा ही है, वो अधूरा ना छोड़ते हो। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुल्तान भी ऑप्शन था। अभी नेशनल T20 हो रहा है, आवाम आ रही है देखने के लिए, ऐसी बात ऐसा ही नहीं है। बात है। तो पाकिस्तान को अभी मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ये जो पीसीबी की मैनेजमेंट है इसको, कि अब वाकई में कराची में आपने सिर्फ कराची में मैचेस इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि अली मैंने सुना है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि ड्रॉप इन पिच जो है जिसपे ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो हम कहते हैं मिट्टी, उसकी पिच बनी हुई है। अच्छा। तो अब देखें अब ये खबर कितनी सच है, तो हमें भी देखने का मजा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की एक पिच बनेगी, देखते हैं क्या बाउंस कितना आता है, क्या होता है। तो ये भी एक रमीज राजा साहब की तरफ से एक उनका इनिशिएटिव था, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में वैसे कराची का जो इस वक्त हालात है वहाँ पे लोगों के पास मेरे ख्याल में बात थोड़ी सी कर लेते हैं इसी बारे में जब हम टॉपिक पे आएंगे। कराची के बहुत बुरे हालात इस वक्त हैं, मतलब आपके पास किसी किस्म का सिस्टम नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास कोई इदारे काम करने को तैयार है, ना आपके पास कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई प्राइवेटली भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो एनजीओज हैं वो कह रही हैं जी हम करेंगे, तो एनजीओ से तो नहीं चल सकती ना आपके पूरे शहर, जिसको आप इंडस्ट्रियल हब बोलते हैं अपने मुल्क का, जिससे आप कहते हैं जी आपके पूरे मुल्क का सरमाया इस एक शहर से आ रहा है, उसको आपने इतना अधूरा छोड़ा हुआ है कि उन बेचारों का कोई हाल नहीं है। उनके अपने शहर में इतनी, और ये एक तरह सेलिब्रेटरी जो चीज इवेंट्स होते हैं ना, ये उनमें काउंट होते हैं। जब दूसरी कोई और टीम इतने सालों के बाद आपके पास आ रही होती है तो आप एक तरह सेलिब्रेटरी जो है उसको इवेंट के तौर पे उसको एंजॉय करते हैं कि भाई बहुत एक बड़ा इवेंट हमारे पास आ गया, उसको सब पूरा शहर एंजॉय करता है। और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि कोई देखने नहीं जा रहा। कराची इज अ सिटी ऑफ लाइट्स अली, बेसिकली इट्स अ वर्कaholic सिटी, और इतना आसान नहीं होता किसी के लिए अपना टाइम निकाल के मैच देखने के लिए। ठीक है, आई कम्प्लीटली गेट इट कि व्हेन यू आर एट वर्क देन देयर इज नथिंग, मतलब आप लिए टाइम के लिए आप कितना टाइम निकालोगे, आप ऑफिस से लेट छूटोगे, आप घर जाते हो, तो घर के बाद आपके पास इतना। बट मैं ये कहना का मतलब है कि जो यूथ है पाकिस्तान का, वो क्यों नहीं मैचेस देखने के लिए आ रहा? मतलब सर यूथ भी तो पिसा हुआ है ना बेचारा। बात तो आपकी सही है, लेकिन मतलब कि किसी ना किसी को तो आना चाहिए ना मैचेस। और ये इशू नहीं है कराची का, कराची का इशू ये है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है शुरू से मैचेस देखने। ये आज की बात नहीं है, ये वेस्ट इंडीज की बात है। ये एक पहले भी टीम आई थी, ऑस्ट्रेलिया भी आई, मेरे ख्याल आई थी, तो टेस्ट मैच के अंदर भी इतना टर्नओवर नहीं था कि मतलब कि अवाम आई हो देखने के लिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा इस टाइम पे। कराची के हालात नो डाउट बुरे हैं, जो भी पास्ट में हुआ वो पॉलिटिकली जो भी था हुआ, और ठीक है ये एक पीसीबी का एक तरह से इनिशिएटिव भी हो सकता है कि अवाम को एक दफ़ा फिर से इकट्ठा करना। कराची इज one of the biggest cities in Pakistan, if not one of the most populated also. Exactly. और सी साइड का भी एक अलग ही वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। बट अगेन अब वहाँ पे होटल्स भी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पीसीबी ने शायद सोचा होगा कि यार अगर हमें अकोमोडेशन करनी है इंग्लैंड की तो ज़्यादा फायदा हमें कहाँ पे होगा। तो ये मेरी नज़र में ये एक इशू है। ऐसे ही है सर। मेरे ख्याल में शो के अख्ताम को अब चलना चाहिए। आज के शो को हम यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट बात करते हुए जाते हैं सर, इंशाल्लाह ये सीरीज़ भी हमारी होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी हमारा होगा। हमारे वर्ल्ड कप की बात करते चले छोटी सी, तो ओवर 60 जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आई है पाकिस्तान की टीम, और बड़ी परफॉर्मेंस दे के जीत कर आए हैं।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनको भी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे हम अपने शो के थ्रू के कंग्रेचुलेशंस ऑन द विन। और इंशाल्लाह इसी तरह आप ओवर 60 रिटायरमेंट, जो लोग आपको कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए, आप उनको गलत प्रूव कर रहे हैं। और उसके बावजूद Fittest भी players in फिटेस्ट Pakistan. प्लेयर्स इन पाकिस्तान, हमारी यूथ जो है वो नहीं अभी तक कुछ कर पा रही, लेकिन हमारे ओवर 60 वालों ने करके प्रूव किया है कि वो गलत उनको रिटायरमेंट दी गई है। और उनको गलत लोग कहते हैं कि आपकी उम्र अब ज्यादा हो गई है। देखें अली, जब 73 71 की इनिंग्स आ रही हैं प्लेयर्स की तरफ से, तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि 60 के ऊपर भी लोग परफॉर्मेंस ऐसी दे सकते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ये जो ओवर 60 की टीम थी, एंड यू हैव मेड अस प्राउड। सही बात है। फिर इसी एक गुड नोट के ऊपर आज एंड करेंगे अपना शो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ। इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट, और दोबारा से कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान मैच जीते इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।